हेलो दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे बताने वाले हैं कैसे 10वीं वालों के लिए सोशल साइंस का ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है www.questionforexam.com। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इसी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह होता है, क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए? तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह होता है। यह कहना बिल्कुल गलत है, अर्थात यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भले ही कुछ लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दबाव समूह में शामिल रहते हैं, किंतु दबाव समूह लोकतंत्र के लिए काफ़ी ही आवश्यक है, क्योंकि दबाव समूह जो होता है वो विशेष समस्याओं को सुलझाने वाला क्षेत्र होता है। तो अगर आपके मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह होता है, क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्या जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है, यानी जनता का जो समर्थन होता है वो लोकतंत्र का विरोध करती है यानी उसका विरोधी होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि नहीं, जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी नहीं बल्कि समर्थक होता है, क्योंकि जन संघर्ष से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, अर्थात लोकतंत्र को ताकत मिलती है और किसी भी सत्ताधारी दल को तानाशाह बनने से रोकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जन संघर्ष लोकतंत्र के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, कैसे? दोस्तों, ये सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भारत में लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन हुए थे ना, उसमें महिलाओं की उपस्थिति नगण्य थी यानी ना के बराबर थी, कैसे? तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि यह कथन बिल्कुल गलत है कि भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, क्योंकि महिलाएं भी लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में धीरज रखकर अपने बच्चों को देखभाल करती थी और साथ ही अपने पति को प्रसन्नतापूर्वक यानी खुशी से विदा करती थी। उसके बाद में अगला जो सवाल देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यह एक ऐसा सवाल है जो मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतः आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर ही लेना चाहिए। ये सवाल है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। कई बार मैट्रिक एग्जाम के ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसे पूछे जाते हैं कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब होता है राजनीतिक दल को। तो आखिर राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं जो बहुमत प्राप्त कर यानी भारी मत प्राप्त कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं। और जिस भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, यानी कोई ऐसा दल जिसे स्पष्ट बहुमत यानी ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं होता है, वो विरोधी दल की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष अर्थात सामने रखती है और साथ ही जनता के मांगों के पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। आप सभी लिखेंगे राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजना बनाती है और उसे कार्यान्वित भी करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि यह सनातन सत्य है, यानी यह 100% सही बात है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और जो भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं ना राजनीतिक दल चुनाव में, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त करके सत्ता का संचालन करते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे दल होते हैं जिन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है,
वह विरोधी दल की भूमिका निभाकर सरकार पर अपना दृष्टि बनाए रखती है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष अर्थात सामने रखती है और साथ ही जनता के जितने भी मांग होते हैं ना उसके पूर्ति करने के लिए वो राजनीतिक दल आंदोलन का भी सहारा लेती है, तरह तरह के आंदोलन भी करती है। आप सभी लिखेंगे कि राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजना बनाती है, अर्थात राजनीतिक दल लोगों के लिए अनेक प्रकार की योजना भी बनाती है और उसे कार्यान्वित करती है, यानी उसे लागू भी करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। उसके बाद में अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं कि आखिर चिपको आंदोलन क्या है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव द्वारा चलाया गया आंदोलन था। अब इस आंदोलन में हुआ क्या था, तो आप सभी लिखेंगे कि इस आंदोलन से जुड़े लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मारकर भगा दिया करते थे। इस सवाल में आप सभी से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि आखिर चिपको आंदोलन क्या है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन से जितने भी जुड़े लोग थे वो पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मारकर भगा दिया करते थे। उसके बाद में आज सभी अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है, इसके मापदंड क्या होते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है और उसका टिकट होता है वो कौन प्रदान करता है, तो वो निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। उसके बाद में आज सभी लिखेंगे कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को लोकसभा में डाले गए मत का 60% नहीं बल्कि 6% मत प्राप्त होना चाहिए अथवा कम से कम 3 राज्यों में या 4 लोकसभा में सीट प्राप्त होना चाहिए। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जन संघर्ष से यानी जनता के समर्थन से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे कि यह कथन सत्य है कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी फैसला आम सहमति से लिया जाता है, यानी सभी लोगों की सहमति से ही लोकतंत्र में कोई भी फैसला लिया जाता है। यदि सरकार जनता की फैसला की उपेक्षा करती है अर्थात जनता की समस्याओं को नहीं मानती है, सरकार जनता की फैसला को उपेक्षा करती है, उनकी फैसलाओं को नहीं मानती है ना, तो जन संघर्ष द्वारा जनता उसे ऐसा करने से रोक देती है, सरकार का जनता विरोध करती है और सरकार को तानाशाह बनने से भी रोक देती है। दूसरी ओर जन संघर्ष द्वारा सरकार पर दबाव भी बना रहता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जन संघर्ष लोकतंत्र को काफ़ी ही मजबूती मिलती है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस तरह सहायक होते हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि आखिर राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस तरीके से सहायक होते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है। कोई भी ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय विकास होता है ना कहीं उसका श्रेय राजनीतिक दल को जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल एवं राष्ट्रीय विकास का प्राण है, क्योंकि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक बनाती है तथा अन्य योजना को भी बनाती है और उसे कार्यान्वित भी करती है तथा राष्ट्रीय विकास का लोकतांत्रिक स्वरूप भी तैयार करती है। एक बार फिर से समझ लीजिए
कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस तरह सहायक होता है, यानी राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार से अपना सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास का प्राण है, यानी किसी भी देश का राष्ट्रीय विकास में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है, तो वो राजनीतिक दल की होती है। उसके बाद में आज सभी लिखेंगे कि क्योंकि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक करती है। क्योंकि राजनीतिक दल क्या करती है, राष्ट्रीय विकास के लिए जनताओं को जागरूक करती है एवं जनता के लिए अन्य कई प्रकार की योजना बनाती है और उसे कार्यान्वित करती है, यानी योजना बनाती है, साथ ही उसे लागू भी करती है तथा राष्ट्रीय विकास का लोकतांत्रिक स्वरूप तैयार करती है, जिससे देश को विकास की ओर ले जाती है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। हे दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जो मैट्रिक एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था और आपके भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक एग्ज़ाम देने से पहले इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा कि संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। अगर ये आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि संविधान की सर्वोच्चता से आशय है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। संविधान की सर्वोच्चता से ये आशय हैं जिसका उल्लंघन किया नहीं जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है। आप सभी लिखेंगे कि संविधान राज्यों की सर्वोच्च विधि है जो लिखित, निश्चित एवं स्पष्ट रूप से होती है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है दोस्तों, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि आखिर लोकतंत्र किस तरीके से उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है जो सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को मान्यता दी जाती है। जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजना भी बनाई जाती है और नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति भी की जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि आखिर लोकतंत्र किस तरीके से उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। कई बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो आप सभी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है, ठीक है, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, यानी चयन करती है, जो सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को मान्यता दी जाती है, उनके बातों को मान सम्मान किया जाता है, उनके बातों को मान्यता दी जाती है। जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजना बनाई जाती है, यानी जनता के लिए अनेक प्रकार की योजना बनाई जाती है और नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। उसके बाद में अगला सवाल है, ये भी मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जिला परिषद के 3 कार्य लिखें। आखिर जिला परिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं, उनके कार्यों में से 3 कार्य इस क्वेश्चन के आंसर में आप सभी को लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जिला परिषद के 3 कार्य निम्नलिखित है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिला परिषद के 3 कार्य इस प्रकार हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि जिला के अंतर्गत आने वाले शहर अंचलों में साफ सफाई की व्यवस्था करना। जिला परिषद का जो सबसे पहला कार्य होता है कि जिला के अंतर्गत जितने भी शहर एवं अंचल आते हैं ना, उन सभी की साफ सफाई करने का जो कार्य है वो जिला परिषद को कार्य है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि सड़कों एवं नालियों में रोशनी का प्रबंधन करना, अर्थात सड़कों एवं गलियाँ जितने भी होती हैं ना, उस सभी में रोशनी का प्रबंधन करना किसका कार्य है, तो जिला परिषद का कार्य है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि पीने की जल की व्यवस्था करना, यानी पीने की पानी
का समुचित व्यवस्था करना किसका कार्य है? तो जिला परिषद का कार्य है। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि भारत में लोकतंत्र कैसे सबल हो सकता है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर हिंदुस्तान में यानी भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि भारत में लोकतंत्र के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। अगर इन सभी चुनौतियों को, जो भी हम चुनौतियां आप सभी को बताने वाले हैं, इन सभी चुनौतियों की अगर पूर्ति कर लिया जाएगा ना, तो पूरे भारत में लोकतंत्र सफल हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसे में हो गया जातिवाद। आप सभी देखे होंगे कि अब जो लोकतंत्र में जो भी वोट बैंक जो चल रहा है ना, वो जाति के आधार पर वोट लिए जा रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, योग्य एवं ईमानदार उम्मीदवारों की कमी, दोषपूर्ण निर्वाचन व्यवस्था एवं शिक्षा का अभाव। इन सभी समस्याओं को दूर करने पर ही भारत में लोकतंत्र सफल हो सकता है। और इसके बाद में आज सभी देख पा रहे हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है कि मेजनी कौन था। ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि आखिर मेजनी कौन था। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था, जिन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप सभी को बता दें कि ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो आप सभी के ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछे जाते हैं। तो इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो आपसे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मेजनी हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि मेजनी द्वारा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1831 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया, जिससे जर्मनी के एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। किंतु दक्षिण जर्मन का लोग उसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आखिर जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका कैसी थी। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी की बात है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के सभी जितने भी क्षेत्र थे, जर्मनी में रहने वाले जितने भी क्षेत्र थे, उन सभी को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। लेकिन उसी में कुछ ऐसे लोग थे, दक्षिण जर्मन के कुछ ऐसे लोग थे जो इनका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा 2 मुल्कों ने मिलकर इसे दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है क्वेश्चन 3 में कि खूनी रविवार क्या है। दोस्तों मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे सवाल सब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय सवाल में अगर पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ना, तो इसका मार्क्स थोड़ा बढ़ जाता है और 5 मार्क्स कर दिया जाता है। तो ये अगर सवाल पूछे जाते हैं कि खूनी रविवार क्या है, तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार के सेनाओं ने उसी अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और हजारों मजदूर घायल हुए थे। यह घटना रविवार को हुआ था, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि बात है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, जब रूस की जितने भी जनता थे ना, वह एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे। आज सभी को हम बता ही दिए हैं कि जार का मतलब क्या होता है। तो रूस के जितने भी सम्राट होते थे, रूस के जितने भी शासक होते थे जो उस समय अपना शासन करते थे ना रूस में, उन सभी राजाओं को जार कहा जाता था। रूस के राजा को क्या कहते थे? तो जार कहते थे, यानी रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की सभी जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर रूस के सम्राट की महल की ओर अर्थात रूस के महल की ओर जा रहे थे।
जिस पे जार के सेनाओं का मतलब रूस के सम्राट की सेनाओं ने उनको लगा, रूस के जितने भी सम्राट के सेना थे ना, उन सभी सेनाओं को लगा कि ये लोग उनका विरोधी हैं, उनका विरोध करने आ रहे हैं। तो उनके सेनाओं ने क्या हुआ कि लगातार यानी बर्बरतापूर्वक निष्ठुरतापूर्वक उन पर गोलियां बरसा दी। लगातार उन पर गोलियां की बारिश करने लगा गया, जिसमें हजारों ऐसे मजदूर थे जो गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी वे सभी लोग मारे गए थे। और कई हजार मजदूर ऐसे थे जो घायल हुए थे। ये जो घटना हुई थी वो पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुई थी। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो हे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इसका PDF आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आपको मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये PDF फ्री में डाउनलोड वहाँ पे करने का ऑप्शन दिया गया है। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए क्लिक करके आप मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।